The topic for this video is allowances. अब allowances क्या होते हैं? Allowances को सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें डिफाइन किया हुआ है. Now allowances means any anything, any benefit that is being given by the employer to the employee in cash form, in monetary form. तो उसको बोलते हैं allowances. So जो term allowance है that has been derived from the word allow. So it means allowances means anything which is given in cash along with the salary by the employer. तो employer आपको salary तो देगा ही देगा, कुछ additional चीज़ें वो cash की form में दे सकता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है allowances. तो allowances क्यों मिलते हैं? These allowances are given to meet the specific needs of the एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय के पास बेसिक सैलरी तो आ गई बट उसकी कुछ और स्पेसिफिक नीड्स भी होंगी, तो नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपको स्पेसिफिक अलाउंसेस दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस नाम से पता लगता है कि वो हाउस रेंट के लिए मिल रहा है, कि अगर आप रेंट पर रह रहे हो तो उसके लिए आपको एडिशनल अलाउंस मिलता है. अब इस चैप्टर में जब भी आप अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस. कुछ अलाउंसेस हैं जो फुली एग्जम्प्टेड हैं. इट मीन्स इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे एम्प्लॉय को ये मिल रहे हैं. स्टिल टैक्सेबल सैलरी निकालते हुए हम ये ऐड नहीं करेंगे. वैसे एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो रहे हैं, बट हमने निकालनी होती है टैक्सेबल सैलरी, तो उस केस में फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस को हम नहीं शो करते. फुली टैक्सेबल अलाउंसेस मीन्स वो अलाउंसेस जिसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, नथिंग विल बी एग्जम्प्टेड, देयर विल बी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस. देन कम्स पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस. तो इनके ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे. इनका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा और कुछ पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा. नाउ फर्स्ट लेट्स सी fully exempted allowances. तो as I told you, these are the allowances on which you need not pay any tax. तो अगर आपको ये 3 allowances कहीं पर भी दिखते हैं, in that case you will not pay any tax on that. First is foreign allowance. अब नाम से पता लग रहा है foreign allowance क्यों मिलेगा. जब गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई उसको उसकी पोस्टिंग करी है अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ जॉब, ही हैज़ बीन पोस्टेड अब्रॉड, और उसको वहाँ पर रहने के लिए गवर्नमेंट फॉरेन अलाउंस देगी, तो दिस विल बी फुली एग्जम्प्टेड. सेकेंड इज हाउस रेंट अलाउंस. अगर ये जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिसीव करते हैं, ओनली देन वी विल से इट इज फुली एग्जम्प्टेड. थर्ड इज सम्चुअरी अलाउंस. ये भी अगर जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिसीव करते हैं तो आपने इसको फुली एग्जम्प्टेड मानना है. सो इट मीन्स 3 अलाउंसेज यू हैव टू लर्न. First is foreign allowance, second is HRA, but specially for judges of High Court and Supreme Court. Similarly, sumptuary allowance for the judges of High Court and Supreme Court. Next comes fully taxable allowances. अब ये second category of allowances हैं. So ये वो allowances हैं जिनके ऊपर आपने full tax pay करना है. It means even a single rupee will not be exempted on these. तो जब क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपने इसको as it is अपने सैलरी में ऐड कर देना है. सबसे पहले है डियरनेस अलाउंस. इसको शॉर्ट में कहते हैं DA. इसके लिए डिफरेंट नेम्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इंटरिम रिलीफ अलाउंस. तो ये अलाउंस जैसे नाम से पता लग रहा है क्यों मिलता है, टू कंपनसेट द लॉसेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस. अब रोज चीज़ें महंगी हो रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये मिलता है. तो ये फुली एग्जम्प्टेड है. DA जो है, कुछ पोर्शन DA का एंटर हो सकता है फॉर द सर्विस बेनिफिट्स, कुछ पोर्शन एंटर नहीं हो सकता, चाहे DA एंटर हो या ना हो, दोनों ही फुली टैक्सेबल होते हैं. बट फॉर डिफरेंट पर्पसेस जिसमें हम सैलरी का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, उन सब केसेस में हम देखते हैं कि जितना DA एंटर कर रहा होता है वही हम लेते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू रिमेंबर डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे क्वेश्चन में, तो वो क्या है, फुली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में आएगा. सेकेंड अलाउंस दैट इज फुली टैक्सेबल, इट इज CCA. CCA की फुल फॉर्म है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस. तो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस की जगह आपको दूसरा वर्ड ये भी हो सकता है कैपिटल कॉम्पनसेटरी अलाउंस. तो दोनों केसेस में ही दीज आर फुली टैक्सेबल. ये भी क्यों मिलते हैं, टू कॉम्पनसेट द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी. तो किसी किसी सिटीज़ में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा महंगाई होती है, तो वहाँ पर आपको ये मिल सकता है. नेक्स्ट कम्स लंच और टिफ़िन अलाउंस. तो कहीं पर भी आपको लंच अलाउंस, टिफ़िन अलाउंस ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, फुली टैक्सेबल होगा. देन इज फैमिली अलाउंस और मैरिज अलाउंस. इस तरह की टर्म्स दिखेंगी, वो भी फुली टैक्सेबल होगा. डेप्यूटेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल. प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा. वार्डनशिप अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस. देन
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये आपको काफ़ी क्वेश्चन में दिखने वाला है। फिक्स्ड अलाउंस, सीसीए भी बहुत दिखेगा आपको, डीए भी बहुत दिखेगा आपको। इनके अलावा बाकी भी आप सब ने एक बार माइंड में रखने हैं कि ये सारे अलाउंसेस जो हैं फुली टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट कम्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी फुली टैक्सेबल है अगर आपका एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी हम सैलरी निकाल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन में ज़रूर चेक करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुली टैक्सेबल, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए सेक्शन 16 के अंडर एग्जम्पशंस मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कैटेगरी है कि अगर कोई अलाउंस टू द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी मिलता है, वो भी फुली टैक्सेबल है। यूपीएससी का कोई भी मेंबर या फिर यूपीएससी का कोई भी चेयरमैन, उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, अगर वो चेयरमैन है या कोई रिटायर्ड चेयरमैन भी है, स्टिल इट विल बी फुली टैक्सेबल। यूपीएससी मेंबर्स, chairman, retired chairman, if they are getting any type of allowances, it is fully taxable. So ये हो गया हमारा second category of allowances in which we have discussed कि वो सब पे टैक्स लगता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट कम्स पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस नाम से पता लग रहा है ये वो अलाउंसेस होंगे जिनके कुछ पोर्शन पे टैक्स लगेगा, पूरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे बट इनके कुछ ना कुछ पोर्शन पे टैक्स जरूर लगेगा। अब जैसे ये आते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंदर। तो बेसिकली ये जो सारे आपको फर्स्ट कैटेगरी मैंने बनाई है ये सारे ऑफिस से रिलेटेड है, तो इनको ऑफिशियल अलाउंसेस भी कहा जाता है। जैसे कि हेल्पर अलाउंस, अब हेल्पर अलाउंस क्यों मिलेगा, ताकि आप एक हेल्पर रख लो अपने। पर अगर ये सारे अलाउंसेस के लिए सेम रूल अप्लाई होता है, जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा फॉर द ऑफिशियल पर्पस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट पर्सनल, ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको हेल्पर मिला हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको ऑफिशियल काम के लिए यूज़ करा, जितना पोर्शन आपने, जितनी उसको सैलरी दी फॉर हेल्पिंग यू इन द ऑफिशियल वर्क, नॉट इन द पर्सनल वर्क, ऑफिशियल वर्क वाली पोर्शन जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बताएगा कि आपको हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, जैसे मैं कहूँ आपको 1000 पर मंथ हेल्पर अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, आपने 1000 पर मंथ का मतलब 12,000 रुपीज़ मिल गए आपको, बट आपने हेल्पर रखा उसको 800 रुपये की सैलरी देनी पड़ती है, तो इट मीन्स 800 मेरा एग्जम्प्टेड हो जाएगा। 800 के ऊपर आई नीड नॉट पे एनी टैक्स। जो रिमेनिंग अमाउंट बची 200 इंटू 12 2400 रुपीज़ पूरे साल का अगर हम निकालें तो उतना टैक्सेबल। सो दीज अलाउंसेस जो फर्स्ट कैटेगरी बनी हुई है, जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना अब तक एग्जम्प्टेड हो जाएगा, बट स्पेशली फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। इसी तरह से यूनिफॉर्म अलाउंस क्यों मिलता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है, तो उस यूनिफॉर्म अलाउंस को हम पहले लिखेंगे, फिर जितना आप खर्चा आपने यूनिफॉर्म बनाने में लगा दिया, अब वो यूनिफॉर्म तो आपने ऑफिस में ही पहननी है, तो वो माइनस कर देंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, ये भी इसी तरह से है, आपको जितना अलाउंस मिला उसमें से जितना एक्सपेंडिचर आपने रिसर्च पे कर दिया वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है कि आपको आने जाने के लिए कन्वेंस के एक्सपेंडिचर्स मिल रहे हैं, ये भी जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, स्पेशली फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़, नॉट फॉर पर्सनल ड्यूटीज़, ऑफिस की ड्यूटीज़ के लिए आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। कि जैसे कुछ लोगों का मार्केटिंग का काम होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे हैव टू गो, तो उन लोगों को ये कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो जितना आपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ करा एग्जम्प्टेड, बाकी का टैक्सेबल। नाउ इसी कन्वेंस अलाउंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस यू शुड राइट एज अ नोट, दैट अगर कोई आपको ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू रेजिडेंस, अब जैसे आपने रोज़ ऑफिस जाना है, ठीक है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना है, ऑफिस से रेजिडेंस पे जाना है, तो उस पर्पज़ के लिए अगर आपको कोई भी ऐसा ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ऑफिस से घर जाना और घर से ऑफिस आना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉई, नॉट द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो स्पेशली अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपको कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड योर रेजिडेंस, तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर आपको उस कन्वेंस अलाउंस को ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, जैसे मैंने कहा जिन लोगों का मार्केटिंग का काम है उसके लिए यूज़ कर रहे हो, उतना पोर्शन एग्जम्प्टेड। बट इफ़ ऑफ ये कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस आप कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हो तो फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर अलाउंस, ये भी इसी तरह से है। सो दिस अलाउंस इज एग्जम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट इज डेली अलाउंस, ये भी सेम। डेली अलाउंस मिलता है आपको टू मीट ऑर्डिनरी डेलिंग चार्जेस फॉर द एम्प्लॉइज। तो जितना आपको क्वेश्चन कहेगा कि इतना अलाउंस हमने यूज़ करा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, वो माइनस करेंगे, बाकी का टैक्सेबल कर देंगे। नाउ इसी में ही तो हमने पार्टली इसको क्यों कहा टैक्सेबल, क्योंकि जितना खर्चा होगा वो इसमें से माइनस होगा, बाकी का टैक्सेबल लिया जाएगा। नेक्स्ट कम्स पर्सनल अलाउंसेज। अब ये जो पर्सनल अलाउंसेज है इसके लिए है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। इसमें था 1, अब इसमें है 2। अब ये आपको है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मिलते हैं। तो इन केसेस में हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, एग्जम्प्टेड अप टू नोटिफाइड लिमिट। कुछ अलाउंसेस की नोटिफाइड लिमिट्स होंगी हमारे पास, ठीक है। हम नोटिफाइड लिमिट्स को याद भी रखेंगे, जो मेजर वंस हैं उतनी अमाउंट तक एग्जम्प्टेड, बाकी का टैक्सेबल। जैसे कि फर्स्ट है स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, इसका और भी नाम है, इसको कॉम्पोजिट हिल कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी कहते हैं। और उसके बाद बॉर्डर एरिया अलाउंस, स्नो बॉर्डर एरिया, एवलांचे अलाउंस। तो ये स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस है। कई बार पोस्टिंग्स ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ पर आपको जो है कोई क्लाइमेट फेस करना पड़ता है या कोई डिस्टर्बेंस वाला एरिया है, उसके लिए। तो इन स्पेशल अलाउंस की एग्जम्पशन जो है, जो हमारे पास इस ईयर में गिवन है, दैट इज एग्जम्प्टेड अप टू ₹300 to 7,000। तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, 300 से लेकर 7,000 तक। जितना क्वेश्चन आपको कहेगा कि ये एग्जम्प्ट करना है, हम उतना एग्जम्प्ट कर देते हैं। तो स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस की एग्जम्पशन के लिए एक रेंज गिवन है फ्रॉम ₹300 to ₹7,000, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉइज को अलग अलग मिलता है अकॉर्डिंग टू द एरिया टू विच दे आर बीइंग वर्किंग। तो 300 से 7,000 रुपया पर मंथ जो है आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। सेकेंड इज बॉर्डर एरिया अलाउंस। अब बॉर्डर एरिया अलाउंस नाम से पता लगता है कि बॉर्डर एरिया में रहना पड़ रहा है, उस वजह से मिल रहा है। इसको डिफिकल्ट एरिया अलाउंस भी कह सकते हैं एंड डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस भी कह सकते हैं। इस केस में बॉर्डर एरिया के केस में जो हमारी लिमिट है दैट इज 200 to 1300, 200 से लेकर 1300 तक का आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज फील्ड एरिया अलाउंस। तो ये अलाउंस की एग्जम्पशन जो है 2600 पर मंथ है फॉर दिस प्रीवियस ईयर। इन द बजट दे हैव डिस्कस्ड दैट 2600 पर मंथ ये फिक्स अमाउंट है, इसमें कोई रेंज नहीं है। फील्ड एरिया के लिए 2600 पर मंथ का एग्जम्पशन क्लेम हो सकता है। देन इज कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ये हमने कर लिया 2600 का। नेक्स्ट इज काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस में आपको एग्जम्पशन की लिमिट है 3900 रुपीज़ की। देन कम्स हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस भी होते हैं, वो 4200 तक एग्जम्प्टेड हैं। अंडरग्राउंड अलाउंस है एक, अंडरग्राउंड अलाउंस किन के लिए है, कोल माइन वर्कर्स के लिए। तो उसके लिए हमारी जो लिमिट है दैट इज 800 रुपीज़। देन एक आइलैंड अलाउंस भी मिलता है फॉर द एम्प्लॉयज़ जो कि आर्म्ड फोर्सेस के हैं और वो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 3250। एक अलाउंस है जो रिटायर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को मिलता है एंड उसकी अमाउंट है 14,000 पर मंथ तक का एग्जम्पशन। देन इज ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये ट्राइबल एरिया में जब कोई एम्प्लॉय को काम करना पड़ रहा है उसकी वजह से मिलता है। तो इस ट्राइबल एरिया अलाउंस में लिए ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इन सब में अगर एम्प्लॉय है तो वो ट्राइबल एरिया अलाउंस क्लेम कर सकता है और इसकी अमाउंट है 200 पर मंथ तक ये एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट इज रनिंग और फ्लाइट अलाउंस। तो ये अगर कोई फ्लाइट अलाउंस नाम से पता लग रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है और उसको हम कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट आपने लगानी है 10,000 रुपीज़ और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लीस्ट, ये हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कम्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये किस पर्पज़ के लिए, फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिले फुली टैक्सेबल होता है, बट अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है या कोई ब्लाइंड पर्सन है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, देन इट कैन बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹3200 पर मंथ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अलाउंस इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये मिलता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। सो इसकी एग्जम्पशन की लिमिट है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड बट मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन में रिपीटेडली आएगा, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड एंड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। तो अगर किसी के 3 चिल्ड्रन है तो एग्जम्पशन 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगी। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। ये मिलता है सेम ऊपर की तरह, ये हॉस्टल में बच्चों के रहने के लिए अलाउंस मिलता है। इसके लिए लिमिट 100 की जगह 300 है।
चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपया और हॉस्टल के लिए 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, ये भी 2 चिल्ड्रन के लिए है। और चाइल्ड क्या हो सकते हैं? चाइल्ड कैन बी एनी लीगल चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, ग्रैंड चिल्ड्रन, सॉरी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं लेंगे, बाकी माइनर मेजर सारे तरह के चिल्ड्रन जो हैं वो लिए जाएंगे इसमें। अब ये लेफ्ट साइड पर हमें दिख रहा है हाउस रेंट अलाउंस, ये भी क्या है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। इसके लिए एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बना हुआ है, स्टिल वी कैन डिस्कस इन ब्रीफ। ये फुली टैक्सेबल होता है अगर एम्प्लॉय अपने ही घर में रहता है जहाँ वो कोई रेंट पे नहीं करता, तो जितना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा पूरा टैक्सेबल। बट अगर रेंटेड हाउस में रहेगा देन लीस्ट ऑफ दीज 3 लिमिट्स विल बी एग्जम्प्टेड। 3 लिमिट्स हम लगाते हैं, उनमें से जो मिनिमम आएगा उतना पोर्शन एग्जम्प्टेड होता है। फर्स्ट इज एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला आपको, सेकेंड इज 50% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी। 50% करेंगे अगर एम्प्लॉई जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। मेट्रोपॉलिटन मीन्स मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। अगर इनके अलावा कहीं और रहता है तो 50 की जगह 40% करेंगे। थर्ड लिमिट है कितना वो रेंट पे कर रहा है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो -10% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड, रेस्ट विल बी टैक्सेबल। अब इसके पर्पज़ के लिए हमने कहा 10% ऑफ सैलरी लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ HRA मीन्स बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, अगर क्वेश्चन में लिखा है इट एंटर्स, एंड कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। सो यू कैन सी द सेपरेट वीडियोज डिजाइन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, वहाँ पर आपको इसका डिटेल डिस्कशन मिलेगा एंड रिपीटेडली यू विल सी दिस इन द क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पर ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस क्वेश्चन में दिखेंगे। श्री RK इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन द ईस्टर्न रेलवेज। अब उसको सैलरी मिल रही है 27,000 पर मंथ एज बेसिक पे, 7,500 डियरनेस पे मिल रहा है एंड 7,500 पर मंथ डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अलाउंसेस, ये अलाउंसेस भी मिले। नाउ वन बाय वन यू कैन सी ये सारे अलाउंसेस हमने जो है अभी हमने अपने PDF में देखे हैं। सो जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन, वी विल राइट calculation of taxable salary. Now first of all आपको given है basic salary उस person को मिल रही है and salary is 27,500 per month। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फुल ईयर की सैलरी आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी 3,30,000। फिर हमें गिवन है उसको डियरनेस पे मिल रहा है। नाउ डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस में थोड़ा सा फर्क है। सो डियरनेस पे वो बता रहे हैं हमें पहले मिल रही है 7,500, ये भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90,000 आ गया। फिर हमें गिवन है डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है और रेट इज सेम 7,500 इंटू 12, ये भी आ गया 90,000 रुपीज़। नेक्स्ट वन बाय वन ही हैज़ गिवन वेरियस अलाउंसेस। अब फर्स्ट पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है कि उसको रनिंग अलाउंस मिलता है। नाउ रनिंग अलाउंस जो उसको रिसीव हो रहा है दैट इज 16,500, तो लंप सम बताया हुआ है। अब रनिंग अलाउंस हमने कहाँ पे पढ़ा? रनिंग अलाउंस के लिए वी हैव सीन, रनिंग अलाउंस हमने देखा ये रहा, फ्लाइट रनिंग और फ्लाइट अलाउंस, दिस वी हैव डन। सो रनिंग और फ्लाइट अलाउंस की बात जब होगी तो उसके लिए हमारा रेट है एग्जम्पशन का हमें गिवन 10,000 और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लीस्ट। तो अब हम यहाँ पर लगा कर देखेंगे 70% ऑफ द अलाउंस, अलाउंस मतलब हमारे को 16,500 का अलाउंस मिल रहा है तो ये आता है 11,550 और रुपीज़ 70,000। इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड होगा। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए लीस्ट है तो इतना एग्जम्प्टेड होगा, 11,550 एग्जम्प्टेड, मतलब बाकी का 4,950 विल बी टैक्सेबल। सो दिस इज हाउ आपने एक एक अलाउंस पे काम करना है। जो पार्टली वाले हैं, पार्टली में कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, फुली एग्जम्प्टेड में सारे का सारा एग्जम्प्टेड हो जाएगा, बट जो फुली टैक्सेबल होंगे उस केस में सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है अब 200 पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 सन्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एजुकेशन अलाउंस। अब कितना अलाउंस मिल रहा है? क्वेश्चन कहता है 200 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 2 चिल्ड्रन है उसके,
सो दिस कम्स आउट टू बी 4800। अब हम अपनी लिमिट लगाएंगे एग्जम्प्टेड कितना होता है, ये भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में है। नाउ लेट्स सी इसके लिए क्या रूल्स थे। दिस वाज हेयर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसके लिए रूल था कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड आपको फ्री है, एग्जम्प्टेड है, बट फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो हम इसके लिए लिमिट लगाएंगे, एग्जम्पशन की लिमिट है ₹100 पर मंथ, मतलब 12 से मल्टीप्लाई होगा और 2 चिल्ड्रन के लिए। तो 2400 जो है आपको एग्जम्प्ट हो गया और बाकी का 2400 जो बचा दैट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर इसी पॉइंट में नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ द सन्स इज लिविंग इन हॉस्टल। अब हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है उसको, एंड श्री आर के इज स्पेंडिंग 800 पर मंथ। हॉस्टल में रहता है उसका बच्चा और वो उसको 800 रुपये पर मंथ हॉस्टल की फीस दे रहा है, बट हमें चाहिए कि उसको अलाउंस कितना मिल रहा है। ही इज़ गेटिंग 500 पर मंथ फॉर हिज सन, तो उसका एम्प्लॉयर उसे कितने दे रहा है, तो हमने वो निकालना है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अलाउंस मिल रहा है। अलाउंस मिल रहा है 500 पर मंथ 12 से, और वन ऑफ द सन लिखा है, मतलब एक बच्चे के लिए अलाउंस हमें मिल रहा है। तो ये आता है आपका 6000। अब इसमें से भी हम एग्जम्प्टेड निकालेंगे, तो इसकी लिमिट भी आप चेक कर सकते हो हमारे PDF में से। फॉर हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस एग्जम्प्टेड होता है, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अब ये ध्यान से देखो, तो हमने कहा 300 एग्जम्प्टेड है, 12 पर मंथ था 1। अब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, ये नहीं 2 का ही लेना है, मैक्सिमम 2। अगर 1 बच्चा है तो एक ही चाइल्ड के लिए मिलेगा, 3 बच्चे हो तो 2 के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 2। तो ये आ गया हमारा 3600, तो बाकी बचा 2400, ये हो गया हमारा टैक्सेबल हॉस्टल का अलाउंस। नेक्स्ट कम्स सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। तो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, जिसको हम शॉर्ट में CCA भी बोलते हैं, और ये मिल रहा है 750 पर मंथ। तो 750 इंटू 12 करेंगे हम, तो ये आता है 9000। अब इसको मैंने बाहर क्यों लिख दिया पूरा का पूरा, लेट्स सी फ्रॉम द PDF। जहाँ हमने किया फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, वहाँ पर हमने ये किया था सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। यहाँ पर ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में इसको लिखा हुआ है, तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती इसके लिए। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है यूनिफॉर्म अलाउंस, और फिर लिखा हुआ है होल ऑफ द अलाउंस इज स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म। अब देखो इसको कैसे हम शो करेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस हमें मिल रहा है 400 पर मंथ, तो मतलब 400 इंटू 12 4800। अब यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए रूल कह रहा था जितना एक्सपेंडिचर आपने यूनिफॉर्म बनाने पे कर दिया उतना एग्जम्प्टेड। तो ये हमारा था कि जितना एक्सपेंडिचर, जैसे ये था यूनिफॉर्म अलाउंस है, जितना आपने एक्सपेंडिचर जो है अपनी यूनिफॉर्म पे करा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है होल ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो सारा का सारा अमाउंट, तो मतलब जब मैं यहाँ माइनस एग्जम्प्टेड लिखूंगी, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड सारा मेरा ड्यूटीज़ पर ही लग गया, तो मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, तो इसके ऊपर वाई विल आई पे द टैक्स, सो नो। नेक्स्ट कम्स हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के लिए आई टोल्ड यू कि आप जो है वो सेपरेट वीडियो भी अच्छे से देख सकते हो। सो पहले हम देखते हैं वो, आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इसके लिए हमें निकालना है हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना। ये हमें मिला 5500 इंटू 12, तो 5500 इंटू 12 अगर हम करते हैं ये आता है 66,000। तो इसके लिए अब एग्जम्प्टेड लिखेंगे, लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। इसमें हमें 3 लिमिट्स लगानी है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस PDF ऑल्सो। ये 3 लिमिट्स हमने लेफ्ट साइड पर लिखी हैं, लीस्ट ऑफ द 3। जितना HRA मिला, सैलरी का 40 या 50%, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी करेंगे इसमें। Now let's calculate these 3 limits one by one. You can do this in the working note as well, or if the calculations are minor, you can do it in the middle of the question also. तो मैं इसको यहीं पर ही करने वाली हूँ। फर्स्ट लिमिट है हमारा, हमें एक्चुअल HRA कितना मिला, यही मिला, ये जो हमने ऊपर लिखा 66,000।
सेकंड है हमारा 40 या 50%। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा वो पर्सन रहता कहाँ पे है, कौन सी जगह। नीचे लिखा हुआ है श्री आर के का जो घर है रांची में है, तो नॉट मेट्रोपॉलिटन, तो 40% किसका, सैलरी का। अब मैंने आपको ये पीडीएफ में भी दिखाया था कि इस पर्पज़ के लिए सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक पे, डीए इफ एंटर्स, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये 3 चीज़ें लेनी है आपने। अब क्वेश्चन में हमने देखा था ऊपर कि बेसिक पे हमारी आई थी 3,30,000 की, प्लस एक था डियरनेस अलाउंस, एक था डियरनेस पे। डियरनेस पे हमेशा एंटर होती है, डियरनेस अलाउंस अगर लिखा है एंटर्स तभी आपने लेना है। तो डियरनेस पे 7500 पर मंथ था, मैं इसको पूरा ले रही हूँ। डियरनेस पे आई एम टेकिंग, डियरनेस अलाउंस तब लेंगे अगर लिखा होगा। तो 3,30,000 प्लस 90,000 4,20,000, इसका 40% करेंगे तो ये आता है 1,68,000। थर्ड लिमिट हमारी कहती है रेंट पेड। अब क्वेश्चन में गिवन है रेंट पेड कितना है, 7500 पर मंथ है, तो इंटू 12 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी, यही वाली सैलरी। तो 4,20,000 आई थी, तो ये आएगा 42,000। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे हम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो ये आता है 48,000। अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम है, आई कैन सी दिस इज मिनिमम, ये एग्जाम्प्ट होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो बचा उस पर टैक्स लगेगा। 66,000 माइनस 48,000 हम कर लेंगे, तो ये आता है 18,000 रुपीज़। इतना मेरे टैक्सेबल पोर्शन हो गया। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि वो अपनी सैलरी का 10% स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है, वो हम अभी बाद में से अगर हमें एटीसी का डिडक्शन पूछा जाएगा तो करेंगे। नाउ वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स। अब जैसे ही आपके सैलरी के सारे अलाउंसेस के पॉइंट्स हो गए, जो भी आपका टोटल आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो अब हम क्या है, 18,000 ये है 9,000, 2,400 अगैन 2,400, देन 4,950, देन 90,000, 90,000 एंड 3,30,000। इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके हमारी जो है ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। By adding all this, you will be getting a total of 5,46,750। तो ये मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई। सारी प्रोविजंस जो हमने आज सीखी अलाउंसेस की, वो सारी हमने इसमें लगा दी। नाउ अब जैसे ही हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से 3 डिडक्शंस जाती हैं। फॉर डिडक्शंस वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो अंडर सेक्शन 16, बट अब क्वेश्चंस में आएगा तो साइड बाय साइड वी हैव टू डू। सो यहाँ पर हम करते हैं लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। ये तीनों आपने 3 डिडक्शंस हैं जो आपने हर सम में देनी है, सैलरी में से देनी है और किसी इनकम में से नहीं, सैलरी में से। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है ₹50,000 अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स लगवा रहे हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लगवाएंगे तो 75,000। ये फिक्स अमाउंट है, लमसम अमाउंट है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ था ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसलिए आई एम टेकिंग 50,000, अदरवाइज 75,000 इन द न्यू टैक्स रिजीम। सेकेंड हमारी डिडक्शन है, ये है 16(1), ये है 16(2), 16 के अंडर ही है। सेकेंड इज एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है, ये तब मिलती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं था, कुछ नहीं गिवन, तो इसको निल। थर्ड डिडक्शन इज 16 सबसेक्शन 3, वो है प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिखा, तो ये भी निल। तो ये 3 डिडक्शंस आपने हर क्वेश्चन में सैलरी इनकम आते ही चेक करनी है। अब ये तीनों को ऐड करा तो मेरे पास तो एक ही डिडक्शन है, इसमें से माइनस हो गया 50,000। सो ये माइनस करके आता है 4,96,750। तो ये आ गई मेरी सैलरी इनकम। के आगे आप लिख सकते हो टैक्सेबल सैलरी या फिर सैलरी इनकम। सेकेंड वर्ड इज सैलरी इनकम, बोथ द टर्म्स आर करेक्ट। नाउ लेट मी सी, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, नीचे पूछा हुआ सैलरी इनकम निकालो। अब अगर वो आपको कहे टोटल इनकम निकालो, तो अगर किसी और सोर्स से भी इनकम है, 5 हेड्स की इनकम्स हैं, उन सबको इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद एटीसी का डिडक्शन दे देते हैं। एटीसी का डिडक्शन क्या है, दैट वी विल सी इन अनदर वीडियो ऑल्सो। और यहाँ पर आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि जितना परसेंट आप अपनी सेविंग्स में लगाते हैं,
जो पैसा आप रिटायरमेंट के लिए या फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, दैट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। जैसे कि इस क्वेश्चन में आई कैन सी उसने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे डाले हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस पे। तो बेसिक सैलरी थी हमारी 3,30,000 की और डियरनेस पे थी 90,000, तो ये टोटल बना हमारा 4,20,000। इसका 10% वो कह रहा है कि वो डाल रहा है, तो मतलब 42,000 रुपीज़ 80C की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। अगर वो मुझे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सी 80C में कितनी अमाउंट आएगी, सो आई विल से 42,000 रुपीज़। So this is how you will be dealing all the allowances. Thank you so much.